हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक जो भी वार्षिक एग्ज़ाम में है ना 2021 के वार्षिक एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार, वे सभी क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। और ये क्वेश्चंस लगभग पेपरों में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है, साथ ही साथ इसमें आंसर भी मिलेंगे आपको। और यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को कि अन्य बच्चों को फ़ायदा हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा मैं, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि सर्वप्रथम सब जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको मिलते जाएगी। ठीक है बच्चों, तो लीजिए चालू करते हैं आज की वीडियो। देखिए बच्चों, आज मैं क्लास 12th के आपको यहाँ बताने वाला हूँ रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट, है ना, ठोस अवस्था। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, ठोस अवस्था दिया गया है। ठीक है, द सॉलिड स्टेट। उसके बाद देखिए कि ये परीक्षा उपयोगी है ना, क्या बोलता है यहाँ पर, ये कैसा है, परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है, जिसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर देखने हैं हमें। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये हर बार पूछा जा चुका है, यानी बहुत बार पूछा जाता है इनको। यहाँ पर आपको उत्तर सहित मिलेगा। तो देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर आपके पास। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि एक विशेष ठोस अति कठोर है। क्या बोलता है कि एक विशेष ठोस अति कठोर है तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा प्रगलन पर यह विद्युत चालक हो जाता है। ठोस है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा, देखो इसमें विकल्प दिए गए हैं 4, धात्विक, आणविक, नेटवर्क और आयनिक। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा आयनिक। ठीक है बच्चों, ये आयनिक हो जाएगा। आपको आंसर भी दिया गया है यहाँ पर, देखते चलिए साथ ही साथ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक है ना आदतवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो इसके विकल्प दिए गए हैं आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। तो इसका आंसर होगा बेटा धात्विक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड क्या कहता है हमारे पास, थर्ड देखिए, ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है। तो यह बेटा आपका सहसंयोजक प्रकार का ठोस है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, या क्या है हमारे पास आणविक ठोस है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा बेटा, सहसंयोजी ठोस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है। हमें बताना है कि जो दिए गए हैं 4, रॉक साल्ट है, बर्फ़ है, क्वार्टज है और शुष्क बर्फ़ है। तो इसमें कौन सा क्या है हमारे पास राइट आंसर होगा, इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वार्टज होगा, क्योंकि क्वार्टज जो होता है, ये जितने भी यहाँ पर क्रिस्टल दिए गए हैं इसमें सहसंयोजक क्रिस्टल कौन होता है, क्वार्टज होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक होता है बेटा आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो प्लास्टिक होता है वो धात्विक ठोस भी नहीं होता, आयनिक ठोस भी नहीं होता, सहसंयोजी भी ठोस नहीं होता, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना जो हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी फलक केंद्रित घनीय चालक। क्या हो जाएगा आपका, फलक केंद्रित घनीय चालक हो जाएगी बेटा। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है कि 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोष्ठिकाओं की लगभग संख्या होती है, यह संख्या होगी तो कितनी होगी बेटा, इसमें होगी 1.5 इंटू 10⁻23। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Zn अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसकी संरचना SCP प्रकार की है। क्या है, समीपस्थ परमाणुओं की संख्या होगी। तो समीपस्थ परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 4 होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा 12 होगी। आगे बढ़ते हैं, एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है में A परमाणु घनी एकक कोष्ठिका के सभी कोनों को घेरते हैं। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाए तो ठोस की स्टाइकोमेट्री होगी।
ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा बेटा वो होगा हमारा फोर्थ A3B4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु की संख्या 2 है तथा जो ABC संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होगी। तो इसमें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होती है बेटा 2Z। कितनी होती है इसमें? 2Z हो जाती है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा 2Z होती है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na, ठीक है, Na आयन की क्या है समन्वयता या समन्वय संख्या है। तो इसकी समन्वय संख्या होती है बेटा 6। ठीक है, तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14। एक धातु फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है। एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई 408 pm है। धातु परमाणु का व्यास होगा। तो धातु परमाणु का व्यास पहला दिया गया है 288, 408, 144 और 204। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा 288 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 15 पर। कहता है सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयन का प्रभाव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा π/6 होगा, क्योंकि पहला दिया गया π/4, दूसरा π/6, तीसरा दिया गया है π/3√2 और फोर्थ दिया गया है π/4√2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होगा π/6। ठीक है, 16 देखते हैं। एक ठोस यौगिक XY की NaCl संरचना है। यदि धनायन की त्रिज्या 100 pm है तो ऋण आयन है ना की त्रिज्या होगी। तो ऋण आयन की जो त्रिज्या होगी बेटा इसमें क्या कहा है कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा बेटा 241.5 है ना, 241.5 pm होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं 17 पर। फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा अपरिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 18। फ्रैंकेल तथा साटकी दोष होते हैं। तो फ्रैंकेल अथवा साटकी दोष होते हैं तो ये कैसे होते हैं बेटा, क्रिस्टल दोष होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैसे होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं 19। साटकी दोष किसके जालक की अपूर्णता प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा ठोस की। ठीक है, गैस की नहीं हो सकता, प्लाज्मा की नहीं हो सकता, द्रव की नहीं हो सकता, किसकी होगा, ठोस की। आगे बढ़ते हैं हम 20। Fe3O4 का क्रिस्टल है। तो ये जो आंसर तो इसमें हमारे पास 4 विकल्प दिए गए, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा लौह चुंबकीय। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया क्रिस्टलीय ठोस क्या है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें देखना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या बोलता है क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो कहता है वे ठोस जिनके में क्या है घटक कणों के दीर्घप्रास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड इत्यादि। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है जब इसके अवयवी कणों की लघुप्रास व्यवस्था होती है। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए बेटा एकदम सटीक और सरल दिए गए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल पर अब जुड़ ही जाए। आपको यहाँ पर पूरा मैं हर सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर के आपको PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो मिलेगी आपको, आप इससे जुड़ ही जाए और आप 2021 के एग्ज़ाम में 100% मार्क लाए। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त है ना अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस इत्यादि। ठीक है बच्चों, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर आयनिक ठोस को परिभाषित कीजिए। हमें आयनिक ठोस को परिभाषित करना है। तो क्या कहता है जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धन आयनों और ऋण आयनों से बने होते हैं। यानी जो ठोस होंगे हमारे पास, जो जिन भी ठोस है उनके क्रिस्टल जालक जो किससे मिलकर के धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड है, धातु ऑक्साइड है और धातु सल्फाइड है। ठीक है बच्चों, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए। अगर धात्विक ठोस को हम स्पष्ट करें तो देखो एकदम छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप इतना ही सटीक लिखे, आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। क्या बोलता है कि जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। अगर उदाहरण की बात करूँ
तो सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं? आपके धात्विक ठोस कहलाते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है? तो सहसंयोजक ठोस बताना हमको, तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणु से बने होते हैं या परमाणु से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, उदाहरण के लिए देखिए ग्रेफाइट, हीरा, सिलिका इत्यादि। तो आपको ये देखिए यहाँ पर अब डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, बहुत ही ईजी तरीके से डेफिनेशन दी गई है, आप इसको देख करके पढ़े अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों? तो सोडियम क्लोराइड का जो टुकड़ा होता है वो सोडियम धातु से क्यों कठोर होता है ना? ये हमको बताना है। तो देखिए हमारे पास, देखिए क्या बोला मैंने कि जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि सोडियम क्लोराइड का जो टुकड़ा है वो सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों? तो देखिए क्या कहता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- के मध्य आयनिक बंध होता है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत ठोस होते हैं। ठीक है बच्चों, इनके मध्य कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है, जिनके कारण ये क्या होते हैं? अपेक्षाकृत ठोस होते हैं या कठोर होते हैं हम कह सकते हैं। तो सोडियम धातु में धात्विक बंध होते हैं जो आयनिक बंध की तुलना में कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं, इसलिए सोडियम धातु कैसा होता है? NaCl की तुलना में कैसे होते हैं? नर्म होते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉक सल्फाइड प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की सहसंयोजन संख्या क्या होती है? तो हमको बताना है कि जो रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना के प्रत्येक आयन की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी? तो बेटा इसकी उप सहसंयोजन संख्या होती है 6, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक क्रिस्टलों में 12 उप सहसंयोजक जनसंख्या क्यों नहीं पाई जाती है? तो आयनिक रिक्ति क्या बोलता है? आयनिक क्रिस्टलों में जो 12 है उप सहसंयोजन संख्या क्यों नहीं पाई जाती है? तो उत्तर में देख लेंगे हम कि घनीय रिक्तिकाओं, है ना, क्या बोलता है? घनीय रिक्तिका को के निर्माण के लिए त्रिज्या अनुपात परास कितना होता है? 0.732 से कितना होता है? 1.0 होता है। अतः उप सहसंयोजन संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, कि जब भी आपके पास त्रिज्या अनुपात परास अगर इतना है तो संयोजन क्षमता 8 से कम होगी, 8 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या किसी दिए गए तत्व में षटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनीय निविड़ संकुलन संरचना के क्रिस्टल समान हो सकते हैं? समझाइए। तो देखिए इसका आंसर कहता है कि दो प्रकार के, क्या कहा है यहाँ पर कि दो प्रकार की संरचना में घेरा गया कुल आयतन समान क्या 74% होता है, एवं दोनों संरचनाओं में उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है। अतः हम कह सकते हैं दोनों संरचनाओं में घनत्व कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक क्रिस्टलीय ठोस में ऑक्साइड आयन घनीय निविड़ संकुलन संरचना में व्यवस्थित है। आयन ए समान रूप से अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों में विरित है। यदि सभी अष्टफलकीय रिक्तियाँ भारी हो तब ठोस का सूत्र क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर दिया गया है कि ऑक्साइड, है ना। ठीक है बच्चों, ऑक्साइड आयनों के घनीय निविड़ संकुलन संरचना में प्रति एकक कोष्ठिका 4 ऑक्साइड आयन होने चाहिए। प्रत्येक ऑक्साइड आयन 2 चतुष्फलकीय रिक्तियों तथा 1 अष्टफलकीय रिक्तियों से संबंधित होता है। अतः 4 अष्टफलकीय तथा 8 अष्टफलकीय रिक्तियाँ होनी चाहिए। किंतु चूँकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियाँ ए द्वारा घेरी जाती है, अतः अष्टफलकीय क्या बोल सकते हैं हम, अष्टफलकीय रिक्तियाँ से 4 धनायन ए होंगे तथा समान संख्या में धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तियों में होंगे। अतः 4 ऑक्साइड आयन तथा 8 धन आयन ए होंगे। अतः ठोस का सूत्र A80 या A20 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि घनीय निविड़ संकुलन संरचना युक्त एक मूल यौगिक के अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या इज इक्वल टू संकुलन में परमाणुओं की संख्या, है ना। तो इज इक्वल टू क्या बोल देंगे? एक मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.023 × 10⁻23। ठीक है बेटो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं संकुलन दक्षता, है ना। संकुलन दक्षता को परिभाषित कीजिए। तो संकुलन दक्षता क्या होगी? तो अगर संकुलन दक्षता को हम परिभाषित करेंगे तो बहुत ही सटीक शब्दों में, तो क्या कहता है कि क्रिस्टल, है ना, क्या कहा इसमें कि देख लीजिए यहाँ पर आ गया कि हम बात करेंगे क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है।
अतः यह प्रायः प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। यदि किसी क्रिस्टल संरचना को एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन क्या है और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन क्या है, विसेल तो क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता इज इक्वल टू कितना होगा, वी ओ क्यू अपॉन वी सेल इंटू कितना हो जाएगा 100। हमको ये याद रखना है इसका फार्मूला संकुलन क्षमता का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या कहता है, एक तत्व एक्स की परमाणु त्रिज्या 3 एंगस्ट्रॉन है, इसकी एकक कोष्ठिका में सन्निकटन पड़ोसी कण की दूरी क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 7.2 एंगस्ट्रॉन। क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या इतनी है, परमाणु त्रिज्या हमारे पास दी गई है कि 3.6 एंगस्ट्रॉन। अब इसकी एकक कोष्ठिका से में सन्निकटन पड़ोसी कण की संख्या या दूरी बताना है मुझे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब कितना हो जाएगा, देखो डी इज इक्वल टू, हमको फार्मूला मालूम है, डी डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा इंटू रेडियस, रेडियस हमको गिवन है, रेडियस कितना है 3.6 है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 6 जा 12, 12 की 2 1 कैरी हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो 7.2 एंगस्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। फ्रैंकेल दोष AgCl, ठीक है बच्चों, क्रिस्टलों के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि फ्रैंकेल दोष युक्त क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान होती है, इसलिए यह दोष क्रिस्टलों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकेल दोष। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकेल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंकेल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं, इसीलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है 18वां क्वेश्चन, साटकी तथा फ्रैंकल दोषों का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साटकी तथा फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन बने रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर साटकी और फ्रैंकल दोष उपस्थित होंगे तो क्रिस्टल कैसा होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CaCl2 AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न करता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोला है कि अगर हमारे पास कहता है यहाँ पर कि अगर CaCl2 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, CaCl2 है और AgCl है, क्रिस्टल में मिलाने पर क्या बोलता है, CaCl2 AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न करता है, व्याख्या करना हमको। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए 2Ag 2 प्लस आयन है ना, 2 प्लस आयन 1 Ca, यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्या है Ca है, Ca इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, अतः प्रत्येक Ca2 प्लस आयन के प्रवेश पर जालक स्थल में एक छिद्र उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एप केंद्र है, एप केंद्र है या एप केंद्र क्या है, हम इसकी बात करेंगे। तो वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एप केंद्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। तो धातु परमाणु तथा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब उनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एक लक्षण का नाम लिखिए जिसे AgCl में मिलाकर धनायन रिक्तियाँ उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों CdCl2 अथवा SrCl2। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्षारीय धातु हैलाइडो के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टाइकियोमेट्री बिंदु दोष का नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धातु आधिक्य अथवा ऋणाय की रिक्तिकाएँ अथवा एफ केंद्र। क्वेश्चन नंबर 24, आप किस प्रकार NaCl संरचना को CsCl प्रकार की संरचना में एवं CsCl को NaCl प्रकार की संरचना में परिवर्तित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, CsCl प्रकार की संरचना को CaCl प्रकार की संरचना में गर्म करके तथा CaCl पर उच्च दाब आरोपित करके CsCl प्रकार की संरचना प्राप्त की जा सकेगी या सकती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, साधारण नमक शुद्ध
सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? तो ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये स्थल एप केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जिंक ऑक्साइड सफ़ेद होता है लेकिन गर्म करने पर यह पीला पड़ जाता है, समझाइए। अब देखो, जिंक क्या होता है कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब यह निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीजन होता है। तो देखो, ZnO टेस्ट 2 Zn2 प्लस आयन हो जाएगा, प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो Zn2 प्लस अंतराकाशीय रिक्तिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीनता प्रदर्शित या बनाए रखने के लिए पड़ोसी अंतराकाशीय रिक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इससे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। अंतराकाशीय रिक्तियों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह पीला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों को अवशोषित कर लिया, यानी क्या है अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अर्धचालकों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ताप वृद्धि से अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं, क्यों? तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन चक्रण अनियमित रूप से क्या हो जाएगा बेटा, अभिविन्यासित हो जाने के कारण लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है बच्चों कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए आपके सामने यहाँ पर NaCl के मोलों की संख्या दे दी गई है। उसके पश्चात अब पूरा फार्मूला दिया गया है। मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ, मैं बोल के नहीं बताऊँगा आपको। आप देखते चलिए क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, किस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आप एक नोट से ही बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेटा आएंगे ही आएंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके NCERT बुक से लिए गए हैं और इस बार का जो सिलेबस रहेगा वो NCERT बेस्ड ही रहेगा। तो आपको क्वेश्चंस बुक के अंदर से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बुक के अंदर से दिए गए हैं, मैं सभी को यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपके सामने। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हमारे पास। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, ठोसों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, प्रत्येक प्रकार के अवयवी कण के बारे में समझाइए तथा उदाहरण भी दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर दिया गया आपके पास। तो अगर आपने के पास अगर अच्छी से नोट्स नहीं होगी तो नोट्स नहीं भी होगी तो यहाँ पर आपको एकदम फिगर के साथ में क्या दिया गया है, अच्छे से 60 आंसर दिए गए हैं। आप यहाँ से देख करके पढ़ ले। मेरा मानना है कि अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आप 100 में 100% लाएंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने आपको के लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं यहाँ सभी क्लासों के सभी सब्जेक्ट के, ये नहीं कि मैं मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो अपलोड करता था तो मैथ्स और फिजिक्स की मिलेंगे आपको, यहाँ केमिस्ट्री की भी, बायो की भी, सबके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से देख ले। अगर आप 100% अंक लाना चाहते हैं तो आप इससे पढ़ लें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर फिगर भी दिए गए हैं, आप इनको भी फिगर को भी बना सकते हैं और यहाँ पर हर चीज़ को एकदम सटीक समझाया गया है। साथ ही साथ उदाहरण भी दिए गए हैं सब चीज़ के। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी बच्चों। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस पूरे दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। मैं साथ ही साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ और ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो और साथ ही साथ आप इसे पढ़ें जिससे कि आप 100% मार्क ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।